डिस्क्लेमर, यह नोवेल एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और यह लेखक की सोच का परिणाम है। इसका किसी भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वासों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18+ कंटेंट या ऑडियो भी हो सकता है। यदि आपकी आयु 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ने या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। संप्रदाय के द्वार पर कुछ असामान्य लोग पहुंचे थे। उन्होंने बेहद सादे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट और थकान साफ झलक रही थी। डीन, क्या यही आजीवक संप्रदाय है? रोहन ने उत्सुकता और विस्मय से उस विशाल द्वार और पहाड़ों को देखा। बाकियों की तुलना में रोहन ज्यादा घबराया हुआ नहीं लग रहा था। केनेथ ने चारों ओर नजर डाली, लेकिन रोहन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसका मन अभी भी अतीत की घटनाओं में उलझा था। 1 महीने पहले जब वह शाही अकादमी में अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी जयंत ने अचानक उन्हें जैन परिवार के निवास पर बुलाया था। 100 राष्ट्रों के युद्ध के बाद से महान पथ राजवंश तेजी से एक शक्ति के रूप में उभरा था और उसने अपने खोए हुए सभी शहरों को वापस पा लिया था। जब केनेथ जैन परिवार के मुख्य हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मुख्य आसन पर एक युवक बैठा है। उस युवक की आंखें बंद थीं, लेकिन उससे एक ऐसी शक्तिशाली आभा निकल रही थी कि किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इस सांसारिक दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। केनेथ ने 10 प्रमुख संप्रदायों के दूतों को देखा था, लेकिन इस युवक का दबाव उनसे कहीं अधिक था। कुलपति जू, ये सज्जन कौन है? केनेथ ने जयंत की ओर देखा, यह सोचकर कि उसे इतनी अचानक क्यों बुलाया गया है। यह देखो। जयंत ने एक पत्र निकाला और केनेथ को सौंप दिया। पत्र संक्षिप्त था। केनेथ ने उसे 2 सांसों से भी कम समय में पढ़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में सदमे और खुशी के मिश्रित भाव थे। कार्तिक, उसने किसी के हाथों यह संदेश भिजवाया है। केनेथ के हाथ कांप रहे थे जब उसने पत्र जयंत को लौटाया। आधे साल से भी कम समय में कार्तिक ने आजीवक संप्रदाय में अपनी जगह बना ली है। यह अविश्वसनीय है। इस अचानक मिली खबर से सभी लोग स्तब्ध थे। डीन, तुम क्या सोचते हो? वह चाहता है कि हम में से कुछ लोग आजीवक संप्रदाय में प्रवेश करें, जयंत ने गंभीर स्वर में कहा। जयंत पत्र के शब्दों से ही समझ गया था कि आजीवक संप्रदाय में कार्तिक बिल्कुल अकेला है। उसका वहां कोई अपना नहीं है। उसे वहां जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। साधना की दुनिया में कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह अपने परिवार और पुराने साथियों को अपने साथ ले जाए। भाई जैन, अगर आप साधना जगत में चले जाते हैं तो जैन परिवार का क्या होगा? केनेथ ने चिंतित होकर पूछा। पत्र में स्पष्ट रूप से जिन लोगों को बुलाया गया था वे थे जयंत, मृणालिनी, केनेथ, फैन जैन, रोहन और सबसे आश्चर्यजनक नाम था पारितोष। यह साफ था कि कार्तिक ने अपनी टीम बहुत सोच समझकर चुनी थी। शाही अकादमी के डीन के रूप में केनेथ, फैन जैन की प्रबंधन क्षमता बेजोड़ थी। साधना जगत में भी किसी संप्रदाय या समूह को चलाने के लिए ऐसी प्रतिभा दुर्लभ थी। रोहन कार्तिक का पहला और सबसे वफादार दोस्त था। उसे बुलाने का मतलब था कि कार्तिक को एक ऐसा भाई चाहिए था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। रोहन कार्तिक के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता था, और पारितोष, वह रसायन शास्त्र में निपुण था। साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कार्तिक को उच्च स्तर की औषधियां बनाने के लिए पारितोष जैसे हुनरमंद व्यक्ति की सख्त जरूरत थी। साधना का स्तर बढ़ाने के लिए गोलियां सबसे तेज माध्यम है। कार्तिक, केनेथ की रणनीतिक दृष्टि, पारितोष के रसायन कौशल और रोहन की वफादारी का लाभ उठाकर साधना जगत में अपनी पहली टीम बनाना चाहता था। जैन परिवार इस समय तेजी से विकास कर रहा है। मैंने और मेरी पत्नी ने इस पर चर्चा की है। हमने फैसला किया है कि हम यह जगह किसी और को दे देंगे, जयंत ने उत्तर दिया। हम अपना स्थान त्याग रहे हैं। जब जैन परिवार भविष्य में अधिक स्थिर हो जाएगा, तब हम वापस आने के बारे में सोच सकते हैं। जयंत के इस त्याग ने कई लोगों का दिल जीत लिया था। साधना की दुनिया में प्रवेश करना
हर किसी का सपना होता है, और कार्तिक ने उनके लिए यह रास्ता खोल दिया था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम नहीं जाओगे तो कार्तिक नाराज हो जाएगा? केनेथ ने पूछा। केनेथ समझ गया था कि जयंत क्यों हिचकिचा रहा है। जैन परिवार का विस्तार हो चुका था, हजारों लोग उनसे जुड़े थे। अगर जयंत चला गया तो यह परिवार बिखर जाएगा। शाही परिवार के समर्थन के बावजूद जयंत अपनी मेहनत से बनाए गए परिवार को अनाथ नहीं छोड़ना चाहता था। वह मेरी मजबूरी समझ जाएगा, जयंत ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। कार्तिक को सफल होते देखकर वह खुश था, लेकिन उसे खुद साधना जगत में जाने की कोई विशेष लालसा नहीं थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। तो आप उन दो पदों, मृणालिनी और जयंत के स्थान को किसे देने की योजना बना रहे हैं? केनेथ ने पूछा। ठीक उसी समय पारितोष और रोहन दौड़ते हुए हॉल में दाखिल हुए। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है, और अंदर का गंभीर माहौल देखकर वे पूरी तरह भ्रमित हो गए। जयंत ने पत्र पारितोष और रोहन के हाथों में थमा दिया। पत्र पढ़ते ही पारितोष का चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस समय अनजाने में किए गए एक छोटे से नेक काम का उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। महज 2 महीने पहले ही उन्हें 5 सितारा कीमियागर के पद पर पदोन्नत किया गया था, और मास्टर मेहता के जाने के बाद वे अब पिल ट्रेजर पवेलियन के मुख्य कीमियागर के रूप में कमान संभाल रहे थे। इसके ठीक विपरीत रोहन साधना की दुनिया में प्रवेश करने को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र और उदासीन लग रहा था। उसकी मुख्य चिंता और उत्साह का कारण केवल अपने बड़े भाई से मिलना था। रोहन अपने दिल की गहराइयों से कार्तिक को अपना सगा बड़ा भाई मानता था। अगर वह शाही अकादमी में शामिल नहीं हुआ होता और भाई कार्तिक ने उसकी रक्षा नहीं की होती, तो शायद वह बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका होता। मैं तुमसे आधे साल से भी ज्यादा समय से अलग हूं भाई। मुझे हर दिन और हर रात तुम्हारी याद आती है। अचानक रोहन खुशी से चिल्ला पड़ा, वाह, आखिरकार मैं अपने बड़े भाई से मिल पाऊंगा। उसकी दहाड़ और बच्चों जैसी खुशी देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक लेकिन स्नेहपूर्ण मुस्कान तैर गई। इससे वह पुरानी कहावत सच साबित होती है, युवावस्था में कोई दुख नहीं होता। साधना की दुनिया में प्रवेश करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप प्रवेश कर भी लेते हैं तो आपको बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी होती है। इसका अर्थ है अपनी वर्तमान पहचान और रुतबे को त्यागना और सबसे निचले स्तर के शिष्य के रूप में धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। जरा सोचिए, केनेथ शाही अकादमी के डीन हैं, पारितोष पिल ट्रेजर पवेलियन के प्रमुख हैं और जयंत जैन परिवार के मुखिया हैं। महान पथ राजवंश में इन सभी के पास सर्वोच्च पद और अपार शक्ति थी। उनके पैर की एक धमक भी पूरे राजवंश को 3 बार हिलाने के लिए काफी थी। उनसे यह कहना कि वे अपना वर्तमान वैभवशाली जीवन त्याग कर अमृता के उस कठिन और अनिश्चित मार्ग का अनुसरण करें, स्पष्ट रूप से कहें तो रोहन के अलावा वहां मौजूद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे ऐसा करेंगे। तभी जयंत ने मुख्य द्वार की ओर देखते हुए कहा, मेरी चुनी हुई जगह आ गई है। मुख्य हॉल के बाहर से एक पुरुष और एक महिला ने प्रवेश किया। पुरुष उम्र में बड़ा और परिपक्व था, जबकि महिला बहुत कम उम्र की थी, मुश्किल से 18 या 19 साल की लग रही होगी। कुलपति महोदय नमस्कार। नमस्कार अंकल जयंत। वह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। वह कार्तिक का शिष्य और जैन परिवार का पूर्व प्रबंधक प्रणित था। अब वह जैन परिवार में जयंत के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पद पर था और परिवार के प्रति अत्यंत वफादार था। कार्तिक का शिष्य होने के नाते उसकी स्थिति और भी विशेष थी। जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी राजकुमारी, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणित घर का ही सदस्य था, इसलिए प्रणाम करने के बाद वह चुपचाप एक तरफ हट गया। लेकिन तीसरी राजकुमारी अलीना आखिरकार शाही परिवार की सदस्य थीं, इसलिए जयंत ने उनके प्रति पूरा सम्मान दिखाया। अंकल जयंत, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? अलीना ने धीमी आवाज में पूछा। तीसरी राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पिछले 6 महीनों में न तो उनकी साधना के स्तर में कोई सुधार हुआ था और न ही उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक थी। वह अब पहले जैसी चंचल राजकुमारी नहीं रही थीं।
उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन जयंत यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि तीसरी राजकुमारी के दिल में कौन है। वह व्यक्ति महान पथ राजवंश छोड़कर चला गया था और इसी वियोग ने अलीना की यह हालत कर दी थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो कार्तिक और मानसी पहले से ही पति पत्नी हैं। मानसी के पिता होने के नाते जयंत नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बेटी के वैवाहिक जीवन में दखल दे, लेकिन कुछ दिन पहले सम्राट ने उनसे मुलाकात की और चिंता जताई कि यदि यही स्थिति बनी रही तो अवसाद के कारण राजकुमारी की 3 वर्षों के भीतर मृत्यु हो सकती है। यह खबर सुनकर जयंत बेचैन हो गए थे। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि तीसरी राजकुमारी कार्तिक को पसंद करती थीं। उन्हें साधना जगत में भेजने से कार्तिक के साथ उनका संबंध और गहरा हो सकता था, जिससे मानसी एक कठिन परिस्थिति में फंस सकती थी। यही जयंत की सबसे बड़ी दुविधा थी। हालांकि उन्हें विश्वास था कि कार्तिक रिश्तों को संभालना जानता है। सच्चे मार्शल महाद्वीप में बहुविवाह असामान्य नहीं था। जयंत खुद इस मामले में खुले विचारों वाले थे। अब जब मानसी साधना जगत में जा रही थी तो जैन परिवार को भी उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इसके अलावा जयंत अब भी बूढ़े नहीं हुए थे। उनकी उम्र केवल 40 के आसपास थी, जो साधना जगत के हिसाब से जवानी ही मानी जाती है। जयंत ने गहरी सांस लेते हुए घोषणा की, कार्तिक ने एक पत्र भेजा है। उनके पास 5 स्थान उपलब्ध हैं। मेरी योजना है कि आप और प्रणीत साधना जगत में प्रवेश करें और कार्तिक की सहायता करें। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, अलीना की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके गालों पर लुढ़क गए। प्रणीत यह सुनकर लड़खड़ाया और लगभग गिरते गिरते बचा। उसे लंबे समय से अपने गुरु के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। कुलपति, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं चला गया तो परिवार के इन मामलों को संभालने में आपकी मदद कौन करेगा? प्रणीत ने अपने गुरु की याद आने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों के चलते साफ इनकार कर दिया। मैंने फैसला कर लिया है। जयंत ने हाथ हिलाकर प्रणीत को आगे बोलने से रोक दिया। अलीना ने कांपती आवाज में पूछा, अंकल, क्या आप सचमुच मुझे यह अवसर देने को तैयार हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन 5 कीमती जगहों में से एक उसे मिलेगी। मेज के पास बैठे आजीवक संप्रदाय के दूत ने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से अलीना को देखा। उन्होंने नश्वर संसार में इतनी सुंदर स्त्री की अपेक्षा नहीं की थी। क्या आपको चिंता है कि कार्तिक नाराज होगा? जयंत जानते थे कि अलीना के मन में क्या चल रहा है। वह कार्तिक को पसंद करती है, पर कार्तिक उसके प्रति उदासीन रहा है। उसे डर था कि उसका वहां जाना शायद कार्तिक को पसंद न आए। अलीना चुप रही, जो उसकी मूक सहमति थी। तभी रोहन आगे आया और दिलासा देते हुए बोला, तीसरी राजकुमारी, चिंता मत करो। मेरा बड़ा भाई छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाला व्यक्ति नहीं है। जयंत ने अंतिम निर्णय लेते हुए कहा, डीन केनेथ, मास्टर पारितोष, अब हमें केवल आप दोनों की राय चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो हम 2 दिनों में रवाना होंगे। दूत को ज्यादा देर तक इंतजार न कराएं। जयंत ने मन ही मन सोचा कि राजकुमारी और कार्तिक के मामले को वे स्वयं सुलझाएं। शायद साधना की दुनिया में जाने और नए लोगों से मिलने के बाद अलीना का दृष्टिकोण बदले। जयंत को भरोसा था कि कार्तिक मानसी को दुख पहुंचाए बिना सब संभाल लेगा। केनेथ ने कहा, मास्टर जयंत, कृपया मुझे इस पर विचार करने के लिए 1 दिन का समय दें। मुझे कॉलेज के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। ठीक है, आप अपना समय लें। पारितोष ने बिना किसी झिझक के कहा, कुलपति जयंत, मैंने जाने का फैसला कर लिया है। पिल ट्रेजर पवेलियन के कुछ मामलों को मैं 2 दिनों के भीतर निपटा लूंगा। पारितोष कार्तिक का भक्त था। आज उसके पास जो कुछ भी था वह कार्तिक की ही देन थी। पारितोष के जाने के बाद जयंत ने प्रणीत की ओर देखा। कुलपति देव, कृपया किसी और को भेजें। मैं अब जवान नहीं हूं और मेरी साधना भी कम है। मैं गुरु पर बोझ बन सकता हूं, प्रणीत ने विनती की। जयंत ने अधीरता से हाथ हिलाया। बहस बंद करो। अभी नीचे जाओ और अपना काम दूसरों को सौंप दो। 2 दिन बाद वापस आना। मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। जी मास्टर। प्रणीत के पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अंदर ही अंदर वह इस अवसर से बेहद खुश था। अंत में अलीना ने गंभीर भाव से कहा,
मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद अंकल। मैं वादा करती हूं कि मैं कार्तिक और मानसी के रिश्ते में कभी दरार नहीं डालूंगी। अगर मुझे साल में एक बार भी उसे देखने का मौका मिले तो मैं उसी में संतुष्ट रहूंगी। जयंत ने मन ही मन सोचा, इसे उस एहसान का बदला समझो जो तुमने कार्तिक की जान बचाकर किया था। 2 दिन बाद आजीवक संप्रदाय के विशाल द्वार के सामने खड़े होकर रोहन हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। केनेथ की आंखों में भी आशा और लालसा झलक रही थी। 70 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह पूरी तरह से साधना की दुनिया में कदम रख रहे थे। आजीवक संप्रदाय के दूत ने यात्रा के दौरान केवल अलीना से बात की थी, बाकी सबको वह केवल भीड़ बढ़ाने वाला मान रहा था। 5 को आकाश शिखर के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि यह कोटा वहीं से आया था। उन्हें बाहरी शिष्यों वाली सामग्री दी गई और आवाज आवंटित किए गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद सफेद वस्त्र पहने एक युवा शिष्य अंदर आया। उसने रूखेपन से कहा, जो भी अभी अभी नश्वर दुनिया से आया है और आकाश शिखर का कोटा प्राप्त किया है, वे मेरे पीछे आए। पारितोष ने विनम्रता से सिर झुकाया। वे जानते थे कि यहां उन्हें अपनी पुरानी पहचान भूलकर विनम्र रहना होगा, लेकिन उस युवा शिष्य के चेहरे पर अधीरता और व्यवहार में रूखापन देखकर केनेथ और अन्य लोग हैरान थे। तार्किक रूप से पत्र में स्पष्ट था कि कार्तिक एक महत्वपूर्ण आंतरिक शिष्य बन चुका है, तो फिर एक साधारण बाहरी शिष्य उनके प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार क्यों कर रहा था? यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। वे 5 एक कोने में जाकर बैठ गए। उन्होंने अभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, बस आराम से बैठकर कार्तिक से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। क्या ये वही 5 लोग हैं जिन्हें इस बार आकाश शिखर से पुरस्कार मिला है? हॉल में मौजूद कई लोग केनेथ और उनके साथियों की पहचान से अनजान थे, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि वे नश्वर दुनिया से आए हैं, सबका ध्यान तुरंत आकाश शिखर के उन 5 विशेष स्थानों की ओर गया। वहां कुल 5 लोग थे और उनकी शक्ति साधना जगत के हिसाब से बहुत कम थी। सच्चे मूल स्तर पर मौजूद केनेथ को छोड़कर बाकी सभी बहुत कमजोर थे। तीसरी राजकुमारी अलीना तो अभी भी आत्मा शुद्धिकरण स्तर पर ही थी। केनेथ का स्वागत करने वाले सफेद वस्त्रधारी शिष्य ने कंधे उचकाते हुए पुष्टि की, अगर वे नहीं हैं तो फिर कौन होगा? ये वही नश्वर दुनिया वाले हैं। कार्तिक ने बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके इनाम के रूप में उसे यह अधिकार मिला था कि वह अपनी पसंद के 5 लोगों को आजीवक संप्रदाय में ला सकता है। तभी एक धूर्त चेहरे वाला शिष्य, जिसकी आंखों में शरारत थी, अचानक अलीना के पास आया और ललचाई हुई नजरों से उसे देखने लगा। प्यारी बच्ची, इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम बहुत थक गई होगी। मेरे घर पर बहुत ही मुलायम सोफे हैं जहां तुम आराम कर सकती हो। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? हालांकि अलीना का जन्म नश्वर दुनिया में हुआ था, लेकिन उसकी सुंदरता साधना जगत की किसी भी अप्सरा से कम नहीं थी। यहां तक कि वह मानसी को भी टक्कर देती थी। अभी वह धूर्त व्यक्ति बोल ही रहा था कि एक और शिष्य आगे बढ़ा और उसने अलीना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ओए, इस चूहे की बात मत सुनो, इसका घर तो चूहों का बिल है। सुंदरी, मुझे अपने आंगन में जगह चाहिए, तुम मेरे घर चलो। उसने केनेथ और अन्य लोगों के गुस्से की पूरी तरह अनदेखी करते हुए अलीना को खींचकर ले जाने का प्रयास किया। अलीना गुस्से से तमतमा उठी और झटके से एक कदम पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सब कार्तिक के दोस्त हैं। अगर तुमने हमें छूने की भी कोशिश की तो भाई कार्तिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही अलीना ने चेतावनी दी, केनेथ, पारितोष और प्रणित ने तुरंत उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। हा हा हा! अचानक आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में इतना व्यंग्य और क्रूरता थी कि केनेथ और बाकी लोग सहम गए। उनके दिलों में एक अनजाना डर बैठने लगा। आखिर ये लोग कार्तिक का नाम सुनकर डरने के बजाय हंस क्यों रहे हैं? धूर्त चेहरे वाले उस व्यक्ति ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कार्तिक के दोस्त हो। हमें कार्तिक को मारने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसके दोस्तों को तड़पाने और उसकी औरत को ले जाने में हमें बहुत खुशी मिलेगी।
वह व्यक्ति पृथ्वी शिखर का शिष्य था। उसके कई वरिष्ठ भाई कार्तिक के हाथों मारे गए थे, जिसका बदला वह अब तक नहीं ले पाया था। वहां जो कुछ हो रहा था उसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। आने जाने वाले लोग बस सहानुभूति भरी नजरों से उन्हें देखकर सिर झुका लेते थे। अलीना का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि भाई कार्तिक तुम्हारे पीछे आएंगे? छोटी सुंदरी, तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है, उस व्यक्ति ने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हारे प्यारे भाई कार्तिक की 20 दिन पहले क्रिम्सन सन पहाड़ों में मृत्यु हो चुकी है। वह अब कभी वापस नहीं आएगा। यह खबर सुनते ही पांचों लोग सन्न रह गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। अलीना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने आधे साल से भी ज्यादा जिस पल का इंतजार किया था, क्या उसका अंत यही होना था? असंभव, मेरा भाई मर नहीं सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो। रोहन आगे आया। उसका भारी भरकम शरीर एक दीवार की तरह तन गया। अगर पूरी दुनिया भी कह दे तब भी वह यह नहीं मान सकता था कि उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। उस धूर्त व्यक्ति ने रोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, मोटे, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जाकर किसी से भी पूछ लो कि कार्तिक की लाश क्रिम्सन सन पहाड़ों में कैसे दफन हुई। उसकी गंदी नजरें अब भी अलीना के चेहरे पर टिकी थीं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, वह सफेद कपड़ों वाला युवक जो उन्हें कमरा दिखाने आया था, चुपचाप पीछे हट गया। वह जानता था कि अब ये आंतरिक शिष्य इन पांचों को नहीं छोड़ेंगे। उसी समय आजीवक संप्रदाय के मुख्य द्वार पर एक काली छाया तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ी। यह कार्तिक था, जो अपनी दुष्ट तलवार पर सवार होकर लौट रहा था। पहाड़ से नीचे उतर रहे कुछ शिष्यों ने जैसे ही कार्तिक को देखा, उनके चेहरे ऐसे सफेद पड़ गए मानो उन्होंने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। वरिष्ठ भाई कार्तिक, आप मरे नहीं? एक बाहरी शिष्य की आवाज कांप रही थी। कार्तिक पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं मर गया हूं? चूंकि वह 20 दिनों से अधिक समय से भूमिगत था और बाहर नहीं आया था, इसलिए लोगों का यह मानना स्वाभाविक था। उस गहरी खाई और टूटे हुए पुल को देखकर किसी का भी बचना नामुमकिन था। शिष्यों ने बताया, सब कह रहे हैं कि आपकी मौत क्रिम्सन सन पहाड़ों की गुफा में हो गई थी। आखिर हुआ क्या था? कार्तिक के होठों पर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, जगन और उसके साथियों ने ही यह अफवाह फैलाई होगी। उसने संक्षेप में कहा कि वह खाई में गिर गया था, लेकिन किस्मत से बच गया। शिष्यों ने राहत की सांस ली। तभी एक शिष्य ने याद दिलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई कार्तिक, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपके द्वारा चुने गए 5 लोग अभी कुछ देर पहले ही संप्रदाय में पहुंचे हैं। वे इस समय पुण्य सभा साकमे में हैं। आपको जल्दी जाना चाहिए। धन्यवाद। कार्तिक की आवाज हवा में गूंजती रह गई और उसका शरीर एक धुंध की तरह गायब हो गया। शिष्यों ने उसकी गति देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। पुण्य सभा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। अलीना की उदासी और आंसुओं ने उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। उसका वजन घटने से वह और भी नाजुक और आकर्षक लग रही थी। उसकी विलो के पत्तों जैसी भौहें और चेरी जैसे होंठ देखकर वहां मौजूद हर शिष्य की नीयत डोल रही थी। ऐ सड़क छाप आवारा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जैसे कचरे के साथ इतनी खूबसूरत औरत नहीं जंचती। भीड़ को चीरते हुए ड्रिटन नाम का एक आंतरिक शिष्य आगे आया। वह कार्तिक के साथ ही संप्रदाय में शामिल हुआ था, लेकिन अब वह स्वर्गीय गैंग क्षेत्र में पहुंच चुका था। कार्तिक की मौत की खबर ने उसके अंदर के डर को खत्म कर दिया था। ड्रिटन ने अलीना की ओर इशारा करते हुए हुकूम दिया, मैं तुम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। ये लड़की मेरे साथ आ रही है और तुम चारों यहां से दफा हो सकते हो। रोहन के अलावा केनेथ और प्रणित उम्र दराज थे और ड्रिटन उन्हें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। तुम तीसरी राजकुमारी के सिर के एक बाल को भी हाथ नहीं लगाओगे। रोहन ने अपने विशाल शरीर से ड्रिटन का रास्ता रोक दिया। वह जानता था कि उसका भाई कार्तिक इस लड़की की परवाह करता है। अपनी जान देकर भी वह भाई की अमानत की रक्षा करेगा। ओह, तो यह नश्वर लोक की राजकुमारी है, फिर तो और मजा आएगा। ड्रिटन जोर से हंसा। तुम सब बस इंतजार करो, रोहन चिल्लाया।
जब भाई कार्तिक वापस आएंगे तो तुम सबसे एक एक करके निपटेंगे। हाँ हाँ हाँ। पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। ड्रिटन के साथी पद्माज ने आगे बढ़कर उपहास किया। बच्चे, सपने देखना बंद करो। जिस भाई कार्तिक की तुम बात कर रहे हो उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। पद्माज की आंखों में हत्या का भाव था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी स्वर्गीय गैंग की शक्ति को मुक्त कर दिया। दबाव इतना भयानक था कि केनेथ और बाकी लोग अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। केनेथ ने हाथ जोड़कर विनती की, युवक, कृपया हमें जाने दें। सिर्फ इसलिए कि तुम कार्तिक के दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिंदा बचोगे, पद्माज ने गुर्राते हुए कहा। वह कार्तिक से नहीं जीत पाया था, इसलिए अब उसके दोस्तों को कुचलकर अपना बदला लेना चाहता था। एक विशालकाय अदृश्य हाथ ने अभूतपूर्व ताकत के साथ रोहन को दबा दिया। रोहन ने जल्दी से अपने थैले से कई सरणी ध्वज निकाले, लेकिन उसकी शक्ति बहुत कम थी। वह केवल आत्मा शुद्धिकरण के शिखर पर था। स्वर्गीय गैंग की शक्ति के सामने रोहन के ध्वज एक के बाद एक फटते चले गए। मर जा मोटे! पद्माज ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए अपना हाथ रोहन की गर्दन की ओर बढ़ाया। वह उसे जान से मारने ही वाला था। कई लोगों ने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ठीक उसी पल जब पद्माज का हाथ रोहन की गर्दन को छूने ही वाला था, एक तेज सनसनाती हुई ठंडी रोशनी भीड़ को चीरती हुई हॉल के बाहर से अंदर आई। किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, जिससे पद्माज को रोहन की ओर हाथ बढ़ाने का मौका मिल गया। उन पांचों में केनेथ सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उस समय वे भी उसे रोकने में असमर्थ थे। पारितोष और प्रणीत तो उनके पास फटकने के काबिल भी नहीं थे। सबके चेहरों पर तनाव और भय साफ झलक रहा था। संभलने से पहले ही यहां किसी की मौत होने वाली थी। केनेथ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। आज हॉल ऑफ मेरिट पुण्य सभा में जो कुछ हो रहा था उससे उन्हें एक कड़वा सबक मिला था। सम्मान मुट्ठियों की ताकत पर टिका होता है। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो कोई भी आपको कुचल सकता है। पद्माज का हाथ रोहन की गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर था कि तभी हॉल के बाहर से अचानक एक भयानक और तेज ठंडी रोशनी अंदर आई। खटाक! सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने पद्माज का हाथ कलाई से अलग होकर नीचे गिर गया। कटने का निशान बिल्कुल साफ और सटीक था। आह! दर्द से कराहते हुए पद्माज चीख पड़ा। खून की एक तेज धार फूटी और पास खड़े शिष्यों के कपड़े लाल हो गए। पूरा मेरिट हॉल अफरा तफरी में डूब गया। यहां किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? पिछली बार कार्तिक के अलावा यहां शायद ही किसी ने ऐसा बवाल मचाया हो। वहां कौन है? सामने आओ! ड्रिटन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और चारों ओर देखने लगा, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि पद्माज का हाथ किसने काटा। तभी हॉल के बाहर से एक ऐसी जानलेवा और खूनी आभा महसूस हुई कि सबकी रूह कांप गई। सबको एहसास हुआ कि जो ठंडक उन्हें महसूस हो रही थी वह इसी आभा का परिणाम थी। केनेथ और अन्य लोगों सहित सैकड़ों निगाहें हॉल के बाहर की ओर मुड़ गईं। नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक सीढ़ियां चढ़कर मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। एक भूत! पास ही खड़े शिष्यों में से एक डर के मारे चीख पड़ा। छटाक! हवा में एक अदृश्य थप्पड़ का निशान लहराया और वह चीखता हुआ युवक फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गया। वह दूर झाड़ियों में जा गिरा। उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये तो कार्तिक है, यह मरा नहीं है। सभी लोग कार्तिक को फटी आंखों से देख रहे थे। विशेषकर वे लोग जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब भय से कांप रहे थे। आजीवक संप्रदाय में कार्तिक की खौफनाक प्रतिष्ठा पहले ही फैल चुकी थी। वह अपने दुश्मनों के प्रति बेहद निर्मम था। भीड़ में भगदड़ मचने ही वाली थी कि कार्तिक की भारी आवाज गूंजी। जो भी यहां से एक कदम भी हिलने की हिम्मत करेगा उसे वहीं मार डाला जाएगा। वे शब्द मृत्यु के फरमान की तरह पूरे हॉल में गूंज गए। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। किसी के पैर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। आत्मा निर्माण तकनीक का अभ्यास करने के बाद कार्तिक की आत्मिक शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी, जिसका दबाव कोई झेल नहीं पा रहा था। कुछ शिष्य तो इतने भयभीत हो गए कि वहीं पतलून गीली कर बैठे। यह दृश्य देखकर
केनेथ और उनके 4 साथियों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, आंखों में असीम आनंद और थोड़ी हैरानी थी। कार्तिक न केवल जीवित था, बल्कि उसका रुतबा इतना ऊंचा था कि उसकी एक दहाड़ से सैकड़ों लोग कांप रहे थे। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई और कार्तिक हॉल के बीचों बीच आ गया। काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने भी डर कर अपने काउंटर बंद कर लिए। कार्तिक की नजर केनेथ और बाकी 4 लोगों पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। भाई, मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो। रोहन अचानक कार्तिक पर झपटा और अपने भारी भरकम शरीर से उसे कसकर गले लगा लिया, जिससे कार्तिक को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। आधे साल में रोहन का वजन और बढ़ गया था। कार्तिक को सही सलामत देखकर अलीना अपने आंसू नहीं रोक पाई और चुपचाप वहीं खड़ी रोने लगी। केनेथ आगे आए और अपनी जेब से एक पत्र निकालकर कार्तिक को दिया। कार्तिक, तुम्हारे ससुर जयंत ने यह तुम्हारे लिए भेजा है। कार्तिक ने पत्र खोला और तेजी से पढ़ा। पत्र में लिखा था, कार्तिक, मुझे पता है तुम यह सब हमारे भले के लिए कर रहे हो। मैंने स्वयं तीसरी राजकुमारी और प्रणीत को चुना है। पिछले 6 महीनों में अलीना दिन ब दिन मुरझाती जा रही थी। मुझे विश्वास है कि तुम स्थितियों को संभाल लोगे। प्रणीत तुम्हारा शिष्य है और प्रबंधन में अच्छा है। खुश रहो। कार्तिक ने पत्र को अपनी जेब में रख लिया। यह उसके ससुर का निर्णय था और वह उसका सम्मान करेगा। उसने केनेथ की ओर देखकर कहा, मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपको कष्ट सहना पड़ा। कार्तिक, इतनी विनम्रता मत दिखाओ। केनेथ ने गर्व से कार्तिक का कंधा थपथपाया। तभी प्रणीत ने अचानक घुटनों के बल बैठकर कार्तिक को प्रणाम किया। शिष्य का गुरु को प्रणाम। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि कार्तिक ने नश्वर जगत में शिष्य भी बनाए थे। उठो। कार्तिक ने उसे उठाया। फिर उसने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, आप सब एक तरफ हट जाइए, बाकी काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। पारितोष ने धीरे से कहा, कार्तिक, हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मामले को यहीं रफा दफा कर देते हैं। इतने सारे लोगों को नाराज करना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं। कार्तिक मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखाए, लेकिन उस मुस्कान में इतनी ठंडक थी कि हॉल का तापमान गिर गया। मैं जानता हूं कि आपका इरादा अच्छा है, लेकिन आज इन्होंने मेरे दोस्तों को परेशान करने की हिम्मत की है। अगर मैं उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मेरे दिल की आग शांत कैसे होगी। कार्तिक के शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकली, जिससे हॉल थर्रा उठा। कार्तिक, मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया। क्या मैं जा सकता हूं? एक शिष्य गिड़गिड़ाया। तुम्हें निशाना बनाया गया है या नहीं, यह तय करना मेरा काम नहीं, मेरे भाई का काम है। कार्तिक ने रोहन को आगे खींचा। रोहन, बताओ, अभी तुम्हारा मजाक किसने उड़ाया? तुम्हें किसने धमकाया और तुम्हें जान से मारने की कोशिश किसने की? रोहन ने अपने हाथ आपस में रगड़े। भाई, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं बताऊं? इशारा करो, कार्तिक ने आदेश दिया। रोहन ने उंगली उठानी शुरू की। ये, वो और वो। जिसकी तरफ भी रोहन उंगली उठाता, वह व्यक्ति डर के मारे कांप उठता। एक कतार में उसने 40-50 लोगों की ओर इशारा किया। अंत में केनेथ ने उसे रोकने के लिए हल्का सा धक्का दिया, तब जाकर वह रुका। कार्तिक ने ठंडी आवाज में कहा, जिन लोगों की ओर इशारा किया गया है वे खुद अपनी साधना को नष्ट कर लें। मुझे अपने हाथों से तुम्हें बेकार करने पर मजबूर मत करो। यह सुनना मौत की सजा जैसा था। अपनी साधना खोने का मतलब था एक बेकार इंसान बन जाना, जिसका अंत संप्रदाय में बहुत बुरा होता। कार्तिक, तुम बहुत घमंडी हो। ड्रिटन आगे बढ़ा और चिल्लाया, मैं मानता हूं तुम ताकतवर हो, लेकिन दफा हो जाओ। कार्तिक ने एक जोरदार लात मारी। ड्रिटन का शरीर हवा में उछल गया। एक कड़क की आवाज आई। कार्तिक की लात ने उसका दांतियान ऊर्जा केंद्र चकनाचूर कर दिया था। वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर जा गिरा। मैं तुम पर शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। जब लातों से काम चल सकता है तो बातें क्यों करूं? यह देखकर बाकी 50 लोग डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े। कार्तिक, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। केनेथ और उनके साथी अविश्वास से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक का खौफ इतना ज्यादा होगा। कार्तिक की आंखों में कोई दया नहीं थी। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं, मुझे मजबूर मत करो। कार्तिक की आंखों में वह 20 दिनों का गुस्सा और भूमिगत गुफा की यादें तैर रही थीं,
जगन की धोखेबाजी, ड्रिविट की चालाकी, वह अब किसी पर दया नहीं करने वाला था। कितना घमंडी लहजा है। तभी मुख्य हॉल के बाहर से एक भारी आवाज आई। 7वें स्तर के स्वर्गीय गैंग क्षेत्र की शक्ति के साथ एक भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति अंदर आया। उसकी शक्ति ने आते ही कार्तिक के दबाव को काट दिया, जिससे घुटने टेके हुए लोगों को थोड़ी राहत मिली। कार्तिक ने उस व्यक्ति को देखा और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। शिष्यों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो सीनियर ब्रदर शामू हैं, हम बच गए। शामू मलिक परिवार का था और शाहबाज का चचेरा भाई था। कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम नाहक ही दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हो। यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि मलिक परिवार कार्तिक की जान का प्यासा था। शामू ने उपहास भरे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तो बस कुछ मामूली शिष्य हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इनके लिए मुश्किलें खड़ी करना तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है? शामू यहां हीरो बनकर लोगों का दिल जीतना चाहता था। कार्तिक की आंखों में तिरस्कार झलक उठा। गरिमा? जब तुम और तुम्हारे साथी इन कमजोर और नए आए लोगों को तंग कर रहे थे, उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम्हारी गरिमा कहां थी? क्या उस समय तुमने सोचा था कि इसमें तुम्हारा भी हाथ हो सकता है? कार्तिक के शब्दों ने सबको चुप करा दिया। शामू ने बात पलटते हुए कहा, उन्होंने अपनी गलती मान ली है। तुम ही ज्यादा आक्रामक हो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अहंकारी हो सकते हो? कार्तिक हंसा। अगर सिर्फ गलती मान लेने से सब ठीक हो जाता तो कानूनों की क्या जरूरत थी? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों ने मन ही मन सहमति जताई। शामू ने अपनी आस्तीन चढ़ाई। कार्तिक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? मैंने सुना है कि तुमने गुफा से काफी खजाना बटोरा है। आज मुझे भी तुम्हारी ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। आ जाओ। कार्तिक को अच्छी तरह पता था कि इस बार जगन की हरकतों से एल्डर राशिद बेहद क्रोधित थे। स्वर्गीय दंडवंश के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में जगन को दंडित करना एल्डर राशिद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कार्तिक ऐसा नहीं चाहता था। वह उस दिन हुए अपमान का बदला अपने हाथों से लेना चाहता था। वह जगन को अपनी ताकत से कुचलना चाहता था। एल्डर राशिद ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मुझे यह जानकर राहत मिली कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन भविष्य में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे सलाह जरूर लेना। आज तुम बहुत लापरवाह थे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि संप्रदाय के कई उच्च अधिकारी तुम्हारे रवैये से कितने असंतुष्ट हैं? आजीवक संप्रदाय के भीतर रिश्तों का जाल बहुत जटिल था। शिष्यों और उच्च अधिकारियों के बीच गहरे संबंध थे। महज 6 महीनों में कार्तिक ने कई शिष्यों को मार डाला था और कईयों को अपंग कर दिया था। इनमें से कई लोगों के संबंध उच्च अधिकारियों से थे। उन्हें मारना सीधे उन अधिकारियों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। भले ही एल्डर राशिद कानून प्रवर्तन विभाग के प्रमुख थे, लेकिन वे भी मनमाने ढंग से नियमों को नहीं मोड़ सकते थे। यदि वे कार्तिक के प्रति अत्यधिक पक्षपात दिखाते तो उन्हें भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ता। कार्तिक ने झुककर गहरा प्रणाम किया। यह शिष्य आपकी बात समझ गया है। मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। कार्तिक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि आज एल्डर राशिद उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर आज एल्डर राशिद वहां न होते तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी शायद उसे जिंदा न छोड़ते। भले ही वह बच जाता, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। तभी गेट के बाहर से 3 लोग आंधी की तरह अंदर घुस आए। छोटा भाई, छोटे भाई कार्तिक। विशाखा, भुवन और तुषार लगभग एक ही समय पर अंदर आए, जिससे उनकी बातचीत बाधित हो गई। एल्डर राशिद ने मुस्कुराते हुए कार्तिक का कंधा थपथपाया। तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूं। जाने से पहले एल्डर ने कार्तिक को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। कार्तिक ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह समझ गया था कि एल्डर क्या कहना चाहते हैं। अब विशाखा आ गई है और यहां पहले से तीसरी राजकुमारी अलीना मौजूद है। इस मुसीबत को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते एल्डर राशिद ने एक नजर में ही भांप लिया था कि अलीना कार्तिक को पसंद करती है।
अंदर आते ही विशाखा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह जोर से नहीं रोई, बस चुपचाप कार्तिक को निहारती रही। उसकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह रहे थे। छोटे भाई, तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। भुवन और तुषार ने आगे बढ़कर कार्तिक को कसकर गले लगा लिया। केनेथ और बाकी लोग भी कमरे से बाहर आ गए थे। वे बस इसलिए अंदर थे ताकि कार्तिक और एल्डर राशिद एकांत में बात कर सकें। जैसे ही विशाखा की नजर अलीना पर पड़ी, उसकी आंखों में एक तीखापन आ गया और आंसू अचानक गायब हो गए। उसके हाव भाव में आया यह बदलाव इतना तीव्र था कि कोई भी हैरान रह जाए। विशाखा तुरंत चलकर कार्तिक के बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो गई, मानो अपना अधिकार जता रही हो। उसने बहुत ही आत्मीयता से पूछा, छोटे भाई, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। क्या तुम हमें अपने इन नए दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? आंगन का माहौल अचानक अजीब हो गया। केनेथ और बाकी लोगों ने पहले कार्तिक को देखा, फिर विशाखा को और अंत में अलीना को। यह स्पष्ट रूप से एक संप्रभुता की घोषणा थी। विशाखा ने बिना कुछ कहे यह जता दिया था कि कार्तिक पर उसका अधिकार है। अलीना और कार्तिक के बीच चाहे जो भी रिश्ता हो, विशाखा अपनी जगह छोड़ने वाली नहीं थी। कार्तिक ने स्थिति को संभालते हुए जल्दी से परिचय कराया और कहा कि वे सब दोस्त हैं। केनेथ और अन्य लोग जल्दी ही भुवन और तुषार के साथ घुल मिल गए। रोहन तो स्वभाव से ही मिलनसार था। भुवन ने कहा, चूंकि आप लोग छोटे भाई कार्तिक के दोस्त हैं, तो अब से आप हमारे भी दोस्त हैं। हम जल्दबाजी में आए, इसलिए कोई बड़ा उपहार नहीं ला पाए, लेकिन ये गोलियां हमारी ओर से स्वागत का एक छोटा सा प्रतीक है। भुवन ने गोलियों की कई बोतलें निकाली और केनेथ, रोहन और अन्य लोगों को बांट दी। फिलहाल उनकी साधना के स्तर के लिए ये औषधियां सबसे कीमती तोहफा थीं। केनेथ ने संकोच करते हुए हाथ हिलाया। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने सिर हिलाया। रख लीजिए। मौन सहमति मिलते ही उन पांचों ने खुशी खुशी गोलियां रख लीं। पारितोष तो इतना उत्सुक था कि उसने तुरंत बोतल खोल दी। गोली की मनमोहक सुगंध ने उसके रोम रोम को तरोताजा कर दिया। कार्तिक ने भी अपनी तरफ से 3 बोतलें भुवन और तुषार की ओर फेंकी। ये 3 बोतलें प्राचीन स्टैलेक्टाइट की हैं, ये तुम लोगों के काम आएंगी, इसे रख लो। कार्तिक के पास स्टैलेक्टाइट्स का इतना बड़ा भंडार था कि ये कुछ बूंदें समुद्र में एक बूंद के बराबर थीं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई कार्तिक, हम मना नहीं करेंगे। भुवन और तुषार ने खुशी खुशी बोतलें स्वीकार कर लीं। वे जानते थे कि कार्तिक के पास खजाना है और ये बूंदें उन्हें आंतरिक संप्रदाय में मजबूत बना सकती हैं। इसके बाद केनेथ और बाकी लोगों के लिए एक भव्य स्वागत भोज का आयोजन किया गया। 1 घंटे के भीतर पत्थर की मेज स्वादिष्ट भोजन से भर गई। जश्न शाम तक चलता रहा और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि सभी लोग पूरी तरह से नशे में धुत नहीं हो गए। भुवन और तुषार को विदा करने के बाद विशाखा ने जाने से साफ इनकार कर दिया। वह वहीं रुकने की जिद करने लगी और कार्तिक के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आंगन में फिर से शांति छा गई। केनेथ नशा उतरने के बाद सीधे बैठ गए। प्रणित मेज साफ करने लगा और पारितोष भी गंभीर हो गया। केवल रोहन जमीन पर लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था। वह वाकई बहुत ज्यादा पी चुका था। कार्तिक ने गला साफ किया और गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि आप लोग मेरे अनुयायी बनने में थोड़ा संकोच महसूस कर रहे होंगे। आखिर आप लोग अपनी दुनिया में राजा और डीन थे, लेकिन विश्वास कीजिए, यह केवल एक औपचारिकता है। यहां आपको बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से बेहतर संसाधन मिलेंगे और मैं कभी भी आपके साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। फिलहाल सुरक्षा के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। कार्तिक जानता था कि उन्हें बुरा लग सकता है, इसलिए उसने स्थिति स्पष्ट कर दी। केनेथ ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, तुम्हें इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमने सोच समझकर फैसला लिया है। चाहे हम बाहरी शिष्य बने या अनुयायी, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसा शक्तिशाली गुरु पाना ही हमारी सफलता है। अलीना और प्रणित ने भी सहमति में सिर हिलाया। कार्तिक ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, कल से मैं कड़ी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। मेरा लक्ष्य है कि आप सभी 1 महीने के भीतर स्वर्गीय गैंग क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। यह सुनकर केनेथ के हाथ कांपने लगे। क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं?
मेरी उम्र 100 साल है और अगर मैंने कहा है तो यह होगा। कार्तिक की आवाज में अटूट विश्वास था। वह उन्हें अपने विशेष साधना कक्ष में ले जाने वाला था, जहां समय की गति अलग थी। उधर कार्तिक की वापसी की खबर पूरे आजीवक संप्रदाय में आग की तरह फैल गई थी। जगन अपने साथी ड्रिविड के साथ शतरंज खेल रहा था। खबर सुनते ही उसका हाथ हवा में रुक गया। उसकी उंगलियों के बीच दबी शतरंज की मोहर धीरे धीरे पाउडर बनकर हवा में उड़ गई। धत तेरी की! जगन ने गुस्से में शतरंज की बिसात पर एक जोरदार मुक्का मारा। पूरी बिसात धूल में बदल गई। उसकी आंखों में खौफनाक हत्या की मंशा तैरने लगी। वह लड़का वाकई बहुत किस्मत वाला है। हमने पुल तोड़ दिया था, फिर भी वह बच निकला। ड्रिविड ने अविश्वास से कहा, मैंने अभी सुना है कि उसने हॉल ऑफ मेरिट में शामू को मार डाला। शामू स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और कार्तिक ने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। यह लड़का अब साधारण नहीं रहा। जगन की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें जब तक वह मर नहीं जाता? मुझे चैन नहीं मिलेगा। ड्रिविड ने उसे शांत करते हुए कहा, अभी हमला करना बेवकूफी होगी। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर हम उसे पूरी तरह कुचलना चाहते हैं तो हमें पहले आकाशीय घटना क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। हमारे पास भी स्टैलेक्टाइट्स हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। जगन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। सुरक्षा इसी में है कि हम पहले अपनी ताकत बढ़ाएं। अगली सुबह कार्तिक का आंगन पूरी तरह सुरक्षित था। कई लालची समूह बाहर मंडरा रहे थे, लेकिन अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सूरज निकलते ही केनेथ और बाकी लोग तैयार होकर बाहर आ गए। रोहन अभी भी नशे में था। उसे घसीटकर बाहर लाया गया और उसके ऊपर ठंडे पानी से भरा एक पूरा बर्तन उंडेल दिया गया। आहा! रोहन चीखता हुआ उठा और तुरंत होश में आ गया। कार्तिक उनके सामने एक सख्त प्रशिक्षक की तरह खड़ा था। उसने उन्हें 5 स्क्रॉल दिए। ये 5 विशेष साधना तकनीकें हैं। इन्हें याद करने के लिए आपके पास केवल 1 घंटा है। ये तकनीकें आजीवक संप्रदाय का गुप्त रहस्य थीं, जिन्हें बाहर साझा करना नियमों के खिलाफ था। लेकिन कार्तिक को नियमों की परवाह नहीं थी। वे पांचों बेहद खुश हुए और तुरंत पढ़ने बैठ गए। 1 घंटे में मार्शल आर्ट की इन जटिल तकनीकों को याद करना लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन कार्तिक जानता था कि दबाव के बिना हीरा नहीं बनता। समय तेजी से बीतता गया। केनेथ सबसे पहले सफल हुए। सत्यमूल क्षेत्र में होने के कारण उनकी मानसिक शक्ति तेज थी। उनके बाद पारितोष, फिर अलीना और प्रणित। लेकिन रोहन अभी भी पसीने से लथपथ होकर स्क्रॉल को घूर रहा था। उसे 1 घंटे में यह याद करना लगभग असंभव लग रहा था। अत्यधिक दबाव के बावजूद उन पांचों ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। रोहन को छोड़कर, जिसे कुछ जगहों और तकनीकों के नाम याद रखने में संघर्ष करना पड़ रहा था, बाकी चारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्हें लगभग सब कुछ विस्तार से याद हो गया था। मेरे साथ आओ। अगले कुछ दिनों तक तुम्हें खाने पीने के अलावा आराम करने का समय नहीं मिलेगा। कार्तिक उन्हें भीतरी संप्रदाय के प्रशिक्षण कक्ष की ओर ले गया। हालांकि उन्होंने निराकार दिव्य कौशल को रट लिया था, फिर भी उसमें कई रहस्यमय पहलू थे जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते थे। कार्तिक ने तय किया कि वह उन्हें धीरे धीरे सब समझा देगा। रास्ते भर कार्तिक उन्हें आजीवक संप्रदाय की संरचना, शिष्यों के वितरण और प्रत्येक शिखर की स्थिति के बारे में जानकारी देता रहा। केनेथ और प्रणित एक अच्छे छात्र की तरह लगातार नोट्स बनाते रहे ताकि बाद में उन्हें परेशानी न हो। रोहन अभी भी बेफिक्र लग रहा था, जबकि पारितोष का पूरा ध्यान कीमिया विद्या और पिल ट्रेजर पीक पर केंद्रित था। अलीना पूरे रास्ते चुप रही, लेकिन कार्तिक के कहे हर शब्द को उसने अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह उतार लिया। वह वर्तमान में एक बाहरी शिष्या थी और नियमों के अनुसार उसे आंतरिक संप्रदाय के साधना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसे कार्तिक पर भरोसा था। कई इमारतों से गुजरने के बाद जब आसमान पूरी तरह से साफ हो गया तो 6 लोगों का यह समूह प्रशिक्षण कक्ष के सामने पहुंचा। प्रशिक्षण कक्षों की कतारें काफी प्रभावशाली थीं।
कार्तिक बिना हिचकिचाए सीधे सबसे महंगे और बेहतरीन कक्षों की ओर बढ़ गया। उसके पास अभी भी 1,00,000 अंक थे, जो इन लोगों के सुधार के लिए पर्याप्त थे। उसने मन ही मन सोचा, जब ये मेरे आंतरिक शिष्य बन जाएंगे तो भविष्य में ये मुझे अंक अर्जित करने में मदद करेंगे। यह एक निवेश है। मुझे अपने टोकन दिखाओ। पांचों ने अपने अपने टोकन दिखाए। टोकन निकाले। कार्तिक ने अपने टोकन से 50,000 अंक निकाले और प्रत्येक व्यक्ति के टोकन में 10,000 अंक स्थानांतरित कर दिए। केनेथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। कार्तिक, मैंने सुना है कि आजीवक संप्रदाय में अंक अर्जित करना बहुत मुश्किल है। साधारण बाहरी शिष्य एक वर्ष में केवल कुछ हजार अंक ही कमा पाते हैं। क्या हमें एक साथ इतने सारे अंक देना बहुत ज्यादा नहीं है? केनेथ को दूसरों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी थी और वह 10,000 अंकों की कीमत बहुत अच्छी तरह समझते थे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा एक प्रमुख शिष्य हूं, इसलिए मुझे मिशन और प्रतियोगिताओं में दोगुने अंक मिलते हैं। मेरे पास जो अंक हैं वे ज्यादातर बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिताओं से ही आए हैं। तभी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, कार्तिक यहां क्यों आया है? सुबह का समय होने के कारण ट्रेनिंग रूम का इलाका शिष्यों से खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों लोग कतार में लगे थे ताकि उन्हें अच्छी जगह मिल सके। वह हमारे आंतरिक संप्रदाय के प्रशिक्षण कक्ष में इस कचरे के ढेर को कैसे ला सकता है? कुछ शिष्यों ने बाहरी शिष्यों को देखकर अपनी नाराजगी जताई। यह तो सरासर अन्याय है। आंतरिक संप्रदाय के कक्ष पहले ही भरे पड़े हैं, हमें जगह नहीं मिलती, और यह अपने साथ बाहरी संप्रदाय के लोगों को ले आया है। लेकिन कार्तिक की खौफनाक प्रतिष्ठा के कारण किसी में पास आने की हिम्मत नहीं थी। वे केवल दूर से ही भुनभुना सकते थे। आसपास की बातों को अनसुना करते हुए कार्तिक उन्हें सीधे 5 सर्वश्रेष्ठ साधना कक्षों के पास ले गया। इन कक्षों का किराया प्रतिदिन 2,000 अंक था। यहां बाहर एक दिन बिताना अंदर 1 महीने की साधना के बराबर था। प्रत्येक व्यक्ति के पास 10,000 अंक थे, जिसका मतलब था कि वे 5 दिनों तक अंदर रह सकते थे, जो अंदर के समय के हिसाब से कई महीने होंगे। उसे इतने सारे अंक बर्बाद करने के लिए किसने कहा था? कई शिष्य ईर्ष्या से जल रहे थे, क्योंकि वे कार्तिक जितने अमीर नहीं थे। सबके सामने 5 लोगों ने अपने टोकन पत्थर के द्वार में डाले। अंदर जाने से पहले कार्तिक ने स्टैलेक्टाइट की 5 बोतलें निकालीं और हर एक को एक एक बोतल दी, जिसमें 10-10 बूंदें थीं। हर घंटे तुम बारी बारी से पत्थर का दरवाजा खोलोगे और मैं अंदर आकर तुम्हारी प्रगति की जांच करूंगा। निर्देश मिलने के बाद वे 5 अपने अपने कक्षों में चले गए और भारी पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। वहां केवल कार्तिक ही बाहर खड़ा रह गया। उसने तय किया कि जब तक वे स्वर्गीय गैंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेते, वह यहीं पहरा देगा। कार्तिक, यह आंतरिक संप्रदाय का क्षेत्र है। तुम बाहरी शिष्यों को यहां क्यों लाए हो? आखिरकार एक शिष्य का सब्र टूट गया और उसने आगे बढ़कर कार्तिक से सवाल किया। उसे लगा कि कार्तिक ने उनका हक मारा है। कार्तिक ने शांत भाव से साधना कक्ष की ओर इशारा किया। क्या साधना कक्ष के नियमों में कहीं यह लिखा है कि बाहरी शिष्यों को यहां आने की अनुमति नहीं है? उस शिष्य की बोलती बंद हो गई। आंतरिक संप्रदाय के प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश के लिए इतने अधिक अंकों की आवश्यकता होती है कि बाहरी शिष्य इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए संप्रदाय ने कभी ऐसा नियम लिखित में नहीं बनाया कि बाहरी शिष्य यहां नहीं आ सकते। कार्तिक ने नियमों की इसी खामी का फायदा उठाया था। यह वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति हमेशा दाईं ओर चलता हो और अचानक कोई बाईं ओर चलने लगे। लोग सोचेंगे कि उसने नियम तोड़ा है, जबकि नियम में बाईं ओर चलने की मनाही थी ही नहीं। यह तो सरासर कुतर्क है। एक स्वर्गीय गिरोह के 8वें स्तर के साधक ने बहस करने की कोशिश की। तुम्हें जो सोचना है सोचो। कार्तिक ने उससे बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया और वहीं पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मा निर्माण तकनीक का अभ्यास करने लगा। भीड़ गुस्से से दांत पीस रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कार्तिक पर हमला करे।
सब जानते थे कि उसने शामू को एक झटके में मार डाला था। यहां मौजूद कोई भी व्यक्ति शामू जितना ताकतवर नहीं था। जाओ, प्रवर्तन विभाग के शिष्यों को बुलाओ, वही इसका फैसला करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे रोक नहीं सकता, भीड़ में से किसी ने सुझाव दिया। 1 दर्जन से अधिक शिष्य तुरंत प्रवर्तन हॉल की ओर दौड़ पड़े। कार्तिक के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह अपनी जगह से नहीं हिला। आधा घंटा पलक झपकते ही बीत गया। साधना कक्षों के अंदर समय का प्रवाह अलग था। बाहर का आधा घंटा अंदर के 2 दिनों के बराबर था। महज 2 दिनों भीतरी समय में 5 लोगों की ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ था। यहां तक कि रोहन ने भी कई स्तरों की छलांग लगा ली थी। प्राचीन स्टैलेक्टाइट्स ने उनके शरीर को बदल दिया था, मैं और उनकी प्रतिभा को निखार दिया था। केनेथ, जो ट्रूकोर के 4थे स्तर को पार कर चुके थे, अब पूरी तरह बदल गए थे। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गई थीं और वे 30 साल के युवक जैसे दिखने लगे थे। ये 5 कक्ष आंतरिक संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ थे, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा नदी की तरह बहती थी और स्टैलेक्टाइट्स सोने पे सुहागा थे। ध्यान कक्ष के बाहर दूर से शिष्यों का एक समूह तेजी से आता दिखाई दिया। वे प्रवर्तन विभाग के लोग थे, जिन्हें बुलाने के लिए शिष्य गए थे। समूह के लोग आते ही कार्तिक के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने कार्तिक को देखते ही एक क्रूर मुस्कान दी। अरे, ये तो वही बच्चा है, फिर मिल गया। दाहिनी ओर खड़े एक युवक, जिसका नाम सलाम था, ने द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, सलाम, क्या तुम इसे जानते हो? प्रवर्तन हॉल से आए 3 शिष्यों में से एक ने पूछा। ये तीनों बेहद शक्तिशाली थे और उनमें से 2 स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। मैं इसे जानता हूं, सलाम ने दांत पीसते हुए कहा। यह 3 दिन पहले ही शामिल हुआ है। इसने स्टीवर्ड कॉ के साथ बहस की थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। सलाम उस दिन पुस्तकालय में मौजूद था और तभी से कार्तिक से नफरत करता था। तो यह कार्तिक है। बाकी 2 शिष्यों, जिनका नाम मित्तूर और बासित था, ने भी कार्तिक का नाम सुन रखा था। एक विलक्षण प्रतिभा, जिसने कम समय में ढेर सारे अंक और स्टैलेक्टाइट्स जमा कर लिए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साधारण दिखने वाला लड़का होगा। एक अन्य शिष्य ने फुसफुसाते हुए कहा, इसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं लगती। फिर इन लोगों ने अब तक इस पर हमला क्यों नहीं किया? सलाम ने समझाया, मेरे बड़े भाइयों, इस लड़के को कम मत समझना। कल ही इसने शामू को एक ही वार में मार डाला था। अफवाह है कि यह एक ऐसी बुरी कला का अभ्यास करता है जो सीधे आत्मा पर हमला करती है, इसीलिए वह जीत पाया। मित्तूर की आंखों में लालच आ गया। स्टैलेक्टाइट्स की बात सुनकर उसका दिमाग चलने लगा। सलाम सही कह रहा है, मित्तूर ने विश्लेषण किया। आत्मा के हमले की एक कमजोरी होती है, वह एक साथ 2 शक्तिशाली लोगों को निशाना नहीं बना सकता। अगर हम दोनों, मित्तूर और बासित, एक साथ हमला करें तो हम इसे हरा सकते हैं। बासित ने सिर हिलाकर सहमति जताई। योजना बन चुकी थी। कार्तिक को मारना है और खजाना लूटना है। मित्तूर ने कड़क आवाज में कहा, कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहरी शिष्यों को यहां लाने की? तुमने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है। चुपचाप हमारे साथ प्रवर्तन हॉल चलो। कार्तिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में घृणा साफ देखी जा सकती थी। वह इनके आने का इंतजार ही कर रहा था, लेकिन उसे इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? कार्तिक ने सीधे पूछा। मित्तूर ने एक पाखंडी उपदेशक की तरह कहा, बकवास। नियम तोड़ने के लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है, हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। अगर तुम अपनी गलती मान लो और दंड के रूप में हमें कुछ संसाधन, स्टैलेक्टाइट्स दे दो, तो हम नरमी बरत सकते हैं। उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था, चुपचाप खजाना दे दो, वरना हम तुम्हें मारकर ले लेंगे। तो तुम्हें स्टैलेक्टाइट्स चाहिए? कार्तिक खड़ा हुआ और अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान धूप जैसी खिली हुई और मासूम लग रही थी। स्वर्गलोक के 9वें स्तर के 2 विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी वह हंस रहा था। क्या वह पागल था या उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था? मित्तूर ने निर्लज्जता से कहा, हम इसे चाहते नहीं,
हम इसे लेते हैं। इसे अपने पापों का प्रायश्चित समझो। कार्तिक की मुस्कान तीखी हो गई। तुम अब तक के मिले सबसे बेशर्म लोग हो। उसने अपनी जिंदगी में कई बुरे लोग देखे थे, लेकिन कानून की आड़ में दिन दहाड़े लूट मचाने वाले ऐसे निर्लज्ज लोग पहली बार देखे थे। आमतौर पर प्रवर्तन हॉल का नाम सुनकर ही शिष्य कांपने लगते थे और अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे देते थे, लेकिन आज उनका सामना कार्तिक से था। आसपास खड़े शिष्यों ने मित्तूर और उसके 2 साथियों के कार्यों का खुलेआम उपहास किया। कम से कम शमू अपनी ताकत के दम पर खुलेआम और सीधे तौर पर प्राचीन स्टैलेक्टाइट की मांग करता था, लेकिन ये तीनों तो कानून प्रवर्तन हॉल की वर्दी की आड़ में दूसरों को लूट रहे थे। ये शायद पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। उनके आसपास मौजूद लोगों के चेहरों पर तैरते भावों से यह बात साफ थी। सभी को अब इसकी आदत हो गई थी, इसलिए किसी को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। कार्तिक, तुम सचमुच अभी भी पुरानी परंपराओं में फंसे हुए हो। मित्तूर क्रोध से भर उठा और उसके शरीर से एक भयंकर और घातक आभा चारों ओर फैल गई। आसपास खड़े लोग इस ऊर्जा की चपेट में आने से बचने के लिए तुरंत पीछे हट गए। न तो कार्तिक और न ही प्रवर्तन हॉल के ये लोग ऐसे थे जिन्हें साधारण शिष्य नाराज करने का जोखिम उठा सकते थे। आदर्श रूप में उन्हें तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि दोनों पक्ष मर न जाएं, ताकि किसी और को फायदा हो सके। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो, बकवास बंद करो। कार्तिक ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। वह उन खोखली धमकियों को सुन सुनकर थक चुका था। ये शब्द सुनकर मित्तूर को खून की उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। उसने कभी किसी ऐसे जिद्दी इंसान को नहीं देखा था जो कानून प्रवर्तन कार्यालय को सीधे चुनौती देने की हिम्मत करे। मित्तूर और उसके दोनों साथी सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते थे। गुस्से से उनके माथे की नसें उभरी हुई थीं। कार्तिक, तुम एक चींटी होकर पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। तुमने कानून प्रवर्तन कार्यालय का खुलेआम विरोध करने की हिम्मत की है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। सलाम आगे बढ़ा। उसने कार्तिक की ओर उंगली उठाई। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी। उन्हें खबर मिली थी कि एल्डर राशिद आज आजीवक संप्रदाय में नहीं है, इसीलिए उन तीनों ने इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत की थी। एल्डर राशिद के अलावा संप्रदाय का कोई अन्य उच्च पदस्थ सदस्य कार्तिक की मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। तीनों व्यक्तियों की धमकियों के बावजूद कार्तिक शांत रहा। उसके होठों पर एक तीखी और जानलेवा मुस्कान खेल रही थी। कितना शोर मचाते हो तुम। अचानक कार्तिक का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। जब से वह प्रकट हुआ था, सलाम लगातार उछल कूद कर रहा था और हंगामा खड़ा कर रहा था। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। कार्तिक की रफ्तार इतनी तेज थी कि मित्तूर और दूसरा व्यक्ति उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किसने सोचा होगा कि कार्तिक बिजली से भी तेज होगा। एक जोरदार हथेली के प्रहार से सलाम का शरीर हवा में किसी तिनके की तरह उछल गया। दर्जनों बार हवा में लुढ़कने के बाद वह जमीन पर बुरी तरह आ गिरा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गई थीं। वह कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा बायां गाल गायब हो चुका था। कार्तिक के हथेली के प्रहार ने उसके मांस को चकनाचूर कर दिया था, जिससे वहां केवल सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। हिस हिस! कार्तिक के इस कार्य से स्तब्ध भीड़ में सिहरन दौड़ गई। एक ही वार में कार्तिक ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के शिष्य को अधमरा कर दिया था। भले ही वह मरा न हो, लेकिन अब वह जीवन भर के लिए अपंग जरूर हो गया था। हड्डियां तोड़ने के साथ साथ कार्तिक ने उसके शरीर में थोड़ा सा जहर भी इंजेक्ट कर दिया था, ताकि वे ठीक ना हो सके। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। आंखें बाहर निकली हुई, आधा मुंह गायब और कान नदारद। वह एक प्रतिशोधी भूत जैसा दिख रहा था। कितने निर्मम तरीके हैं। पीछे हटे शिष्यों की आंखों में अविश्वास था। कार्तिक के हथेली के प्रहार की शक्ति एक उच्च कोटि के स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर थी। कार्तिक का लक्ष्य सीधा साधा था, डराना और धमकाना। उसे उम्मीद थी कि इस थप्पड़ से मित्तूर सतर्क हो जाएगा
और यहां से चला जाएगा। कार्तिक को प्रवर्तन हॉल के खिलाफ जाने से डर नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इससे आगे बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं जो उसकी साधना में बाधा डालेंगी। तुम्हारे तो सलाम ने खड़े होने की कोशिश की और कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से केवल अजीब सी आवाजें निकलीं। कोई नहीं समझ सका कि वह क्या कह रहा था। उसका आधा मुंह ही बचा था और वह ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। इसके बजाय इस दृश्य ने आसपास के लोगों में हंसी का माहौल बना दिया। वर्षों से सलाम कमजोर शिष्यों को धमकाता और लूटता आ रहा था। अब उसे इस हालत में देखकर कई निचले स्तर के शिष्यों के चेहरे पर संतोष के भाव थे। वे बस इतना चाहते थे कि काश वे भी उसे 2 लात मार पाते। कार्तिक, तुम मरोगे। तुमने प्रवर्तन हॉल के एक शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें मौके पर ही मृत्युदंड दे सकता हूं। जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो, मित्तुर अचानक चीख पड़ा। वह और उसका दूसरा साथी हाथों में लंबी तलवारें लिए कार्तिक की ओर लपके। सोच समझकर कदम उठाना। एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। कार्तिक ने उन्हें फिर से चेतावनी दी। वह केवल स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे और कार्तिक अब किसी शीर्ष विशेषज्ञ से भी नहीं डरता था। अपनी 4 शीर्ष स्तरीय क्षमताओं, फ्रॉस्ट फिंगर, एंशिएंट स्टार फिस्ट, डेडली ब्लेड टेक्निक और सोल स्पीयर के साथ वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को आसानी से धूल चटा सकता था। कार्तिक की चेतावनी के बावजूद वे न केवल अविचलित रहे, बल्कि उन्हें लगा कि कार्तिक डर गया है। हम मर जाओ। मित्तूर ने अपनी लंबी तलवार से वार किया, जिसकी ठंडी चमक सीधे कार्तिक की गर्दन पर लक्षित थी। वे निर्दयी थे और उनके हमले तेज और निर्णायक थे। दूसरा युवक भी पीछे नहीं था। दोनों ही कुशल तलवारबाज थे। जैसे ही लंबी तलवारों ने प्रहार किया, हवा का रुख बदल गया और आसपास के अंतरिक्ष में कंपन होने लगा। जमीन पर उगी घास उनकी तलवारों की ऊर्जा क्यूआई को सहन नहीं कर सकी और फट गई। कार्तिक पहली बार हेवनली गैंग के 9वें स्तर के विरोधियों का सामना कर रहा था। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, फिर भी उसने सावधानी बरती। जैसे ही तलवारें गिरीं, कार्तिक बिना पलटवार किए पलक झपकते ही गायब हो गया। बूम बूम, दोनों की तलवारें खाली जमीन पर गिरीं, जिससे 2 गहरी खाइयां बन गईं जो दूर तक फैल गईं। जब उनका पहला हमला विफल हो गया तो दोनों ने समन्वय के साथ हमला जारी रखा। कई वर्षों तक एक साथ काम करने के बाद उन्होंने संयुक्त आक्रमण की तकनीक विकसित कर ली थी, जिससे वे अपने विरोधियों को घेर कर मारने में सक्षम थे। चकमा देने के बाद कार्तिक के हाथ में ईविल ब्लेड प्रकट हुई और उसने तिरछी दिशा में वार किया। यह चाल बेहद पेचीदा थी। मित्तूर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कार्तिक की युद्ध क्षमता को कम आंका था। कार्तिक की ऊर्जा वापस पलटी और उनके सभी हमले विफल हो गए। कितनी भयानक वास्तविक ऊर्जा है! इसने अवश्य ही एल्डर वुयांग की शुद्ध युआन गोली को परिष्कृत किया होगा। आसपास के शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे कि कार्तिक की ऊर्जा की शुद्धता भयावह थी। भले ही उसका साधना स्तर मित्तूर जितना ऊंचा न हो, लेकिन उसकी ऊर्जा की गुणवत्ता कहीं अधिक थी। तलवारें टकराईं और तीनों ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पा रहा था। कार्तिक को कोई जल्दी नहीं थी। अपने कौशल को निखारने के लिए मुफ्त के साथी मिल गए थे, तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। मैंने अभी तक अपनी फ्रॉस्ट फिंगर तकनीक को वास्तविक युद्ध में